So, hello everyone, welcome to your PDF, and we are covering solid waste management, basically municipal solid waste management for GPSC AEE एग्जाम, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का जो एग्जाम है उसके लिए हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो अभी तक हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सॉलिड वेस्ट होता क्या है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, what are the different methods of treatment and disposal, all those things we have already covered. Now another very important aspect of solid waste management is 3 R's of waste management. अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 R's of waste management. 3 R's of waste management. 3 R's मतलब वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो रिकमेंडेड है, सो दिस इज रिकमेंडेड लाइक दिस, कि सबसे पहले तो आपको जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको जनरेट करने से ही रोकना है या उसको रिड्यूस करना है। सो फर्स्ट थिंग इज टू रिड्यूस इट, पहले आपको रिड्यूस करना है। देन सेकेंड थिंग इज दूसरी चीज क्या है कि जो वेस्ट जनरेट हो गया आफ्टर इवन रिड्यूसिंग, चाह तो रहे हो कि आप वेस्ट नहीं रिड्यूस हो, सॉरी वेस्ट नहीं जनरेट हो, रिड्यूस करना चाह रहे हो, पर जो रिड्यूस नहीं हो पाया, मतलब विच इज बीइंग जनरेटेड आफ्टर ऑल ऑफ योर एफर्ट्स की वेस्ट को एज फार एज पॉसिबल कम से कम जनरेट करे, फिर भी जो जनरेट हो गया तो आपको ट्राई करना है इसका रीयूज करने का। रीयूज मतलब आपको इसको रिपर्पस कर देना है, किसी और चीज के लिए यूज कर लेना है। थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे घरों में देखो वेस्ट जनरेट होता है। जैसे मान लो आपके घर में सपोज करो पेंट हो रहा है, घर पेंट हो रहा है, तो घर पेंट होगा तो जो पेंट बकेट्स वगैरह है वो एज अ वेस्ट जनरेट होंगी। तो पहली कोशिश क्या है कि एज फार एज पॉसिबल वेस्ट जनरेट ही नहीं हो, मतलब कम से कम जो वेस्ट है वो निकले, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट ट्रीटमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी क्वाइट कॉस्टली, स्पेशली इफ द वेस्ट टू बी हैंडल्ड इज मोर। जितना ज्यादा वेस्ट टू बी हैंडल्ड ज्यादा होगा उतना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी डिस्पोजल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो ऑल ऑफ द थिंग्स विल बी, यू कैन से, इन प्रपोर्शन टू दैट विल बी इंक्रीजिंग, और जिसकी वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट का है वो बढ़ जाएगा। तो यथासंभव एज फार एज पॉसिबल यू विल ट्राई टू नॉट जनरेट द वेस्ट या रिड्यूस द वेस्ट, मतलब वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस करो। जो वेस्ट प्रोड्यूस हो ही गया है उसको एज फार एज पॉसिबल यू नीड टू री यूज इट और रीपर्पज इट। जैसे पेंट का एग्जांपल दे रहा था, तो जो पेंट बकेट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं एज वेस्ट, उसको आपको फेंकना नहीं है, रादर आप उसको किसी और पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे उसमें कुछ मिट्टी या कंपोस्ट वगैरह डाल के गमला बना सकते हो आप, उसका उसमें कुछ प्लांटेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने क्या किया, उस वेस्ट को यूटिलाइज कर लिया। तो अब वो वेस्ट नहीं है, मतलब अब वो आपने फेंका नहीं, आपने उसको डिस्कार्ड नहीं किया, अब वो ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग फैसिलिटी में नहीं जाने वाला है। तो इस तरीके से भी आप कुछ अफोर्ड कर सकते हो। एज फार एज पॉसिबल यू नीड टू रिड्यूस द वेस्ट। अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो जिसको, उसको क्या करना है, आपको रीयूज कर देना है। जिसका रीयूज भी नहीं कर पा रहे हो उसकी रिसाइकलिंग करनी है। सो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, दीज आर बेसिकली 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। और इसको देखो, मैंने एक इन्वर्टेड ट्रायंगल से शो किया है। इस ट्रायंगल से शो करने का मतलब यह है कि दिस शुड बी द मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन, दिस शुड बी द मोस्ट प्रिफर्ड। इन सब में ये सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है, मतलब एज फार एज पॉसिबल आपको वेस्ट जनरेट ही नहीं करना है। अगर जनरेट हो ही गया है तो आपको उसको रीयूज करना है और फाइनली आपको रिसाइकिल करना है। दिस इज लीस्ट प्रिफर्ड। इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, बाकी चीजें नहीं। ये जो तीनों आर है, इन तीनों आर्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दे रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा प्रिफर्ड कौन सा ऑप्शन है। सो दिस इज रिड्यूसिंग द वेस्ट, और उसके बाद रीयूज करना है, और लीस्ट प्रिफर्ड मतलब रिसाइकिल तो करोगे ही करोगे लास्ट में, पर सबसे पहले आपको कोशिश करना है रिड्यूस करने का, दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड वन। एंड फिर रीयूज करना है, फिर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो उसको रिसाइकिल करना है। रिसाइकिल विल बी लीस्ट प्रिफर्ड। रिसाइकिल के बाद भी हो सकता है उसकी प्रोसेसिंग करो आप, जो रिसाइकिल नहीं होगा उसको क्या करोगे, उसको आप ट्रीट करोगे या प्रोसेस करके डिस्पोज करोगे। सो दैट शुड बी इवन लीस्ट प्रिफर्ड। तो ये प्रेफरेंस का ऑर्डर है। we'll try to reduce. If we are not able to reduce, we are going to reuse it, and if we are not able to reuse, we are going to recycle it. रिसाइकल भी नहीं कर पाएंगे तो फिर उसको हम प्रोसेस और ट्रीट करेंगे। दीज आर 3 R's या 3 R प्रिंसिपल्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट।
इसका सिंबल इस तरीके से होता है, समथिंग लाइक दिस, आपने देखा होगा, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ये आपने देखा होगा सिंबल, समथिंग लाइक दिस, दिस इज द सिंबल फॉर दिस। दिस इज द सिंबल फॉर दिस, ठीक है। अब एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं, स्टार्टिंग विद रिड्यूस। तो पुट हेडिंग रिड्यूस। सबसे पहले हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर लिखिए बाई ओनली व्हाट यू नीड। बाई ओनली, एक एक पॉइंट हम लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। सो बाई ओनली व्हाट यू नीड, केवल वही सामान खरीदो जिसकी आपको जरूरत है। अनावश्यक अगर आप परचेज करते हो कोई चीज तो आखिर में वो वेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उससे वेस्ट इंक्रीज ही होने वाला है। सो बाई व्हाट यू नीड बिकॉज अ बेटर वे टू रिड्यूस द वेस्ट इज टू नॉट क्रिएटिंग इट इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे अच्छा तरीका क्या है वेस्ट को रिड्यूस करने का, कि इसको क्रिएट ही नहीं करो आप। सो बिकॉज द यू कैन से बिकॉज अ बेटर वे टू रिड्यूस द वेस्ट इज, बिकॉज ऐसे लिख रहा हूं मैं, बेटर वे बिकॉज अ बेटर वे टू रिड्यूस द वेस्ट is to not create it in the first place. To not create it in the first place. बोला गया कि जो आपको जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही आप खरीदो, परचेज करो, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका क्या है वेस्ट को रिड्यूस करने का? टू नॉट जनरेट इट, टू नॉट क्रिएट इट इन द फर्स्ट प्लेस। फिर दूसरा चीज है रीयूज। रीयूज मीन्स इफ यू हैव एक्वायर्ड गुड्स, मान लो तुमने खरीद लिया है, आपके पास गुड्स आ गए हैं, देन ट्राई गेटिंग यूज्ड वंस और ऑब्टेनिंग सब्स्टिट्यूट्स। तो कोशिश करो कि जो यूज्ड वन है उनको लो या कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढो, उसका कोई और विकल्प ढूंढो उसका, जिसमें वेस्ट कम से कम जनरेट हो या वेस्ट नहीं जनरेट हो, या उसको कुछ और काम करके कुछ रिपर्पस कर दो उसका। सो इफ यू हैव एक्वायर्ड गुड्स, इफ यू हैव एक्वायर्ड गुड्स, अगर आपने गुड्स को एक्वायर ही कर लिया है, परचेज ही कर लिया है, मतलब आपके पास है ही, सो ट्राई गेटिंग यूज्ड वंस, ट्राई गेटिंग यूज्ड वंस, ट्राई गेटिंग यूज्ड वंस, और अथवा और ऑब्टेनिंग सब्स्टिट्यूट, और ऑब्टेनिंग सब्स्टिट्यूट। दिस इज द मीनिंग ऑफ रीयूज। इसको और डिटेल में देखेंगे, अभी पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी डिस्कशन कर रहे हैं। देन रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स कि जो डिस्कार्ड किया आपने वेस्ट, कोई तरीका ढूंढो कि आप उसको रिसाइकिल कर लो, मतलब उसको किसी और तरीके से, या इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट गो फॉर डिस्पोजल यू कैन रिसाइकल इट। तो थर्ड वन इज रिसाइकल। रिसाइकल में मैं क्या लिख सकता हूं कि व्हेन यू डिस्कार्ड योर वेस्ट, व्हेन यू डिस्कार्ड वेस्ट, try to find ways to recycle it, rather than disposing it. Try to find ways of, you can say, recycle it rather than ऐसे लिख रहा हूं मैं, rather than letting it go for disposal. इजी चीजें हैं, आसान चीजें हैं, आप इसको आसानी समझ सकते हो कि जो डिस्कार्ड कर रहे हो, डिस्कार्ड करके आपको कोशिश करना है कि इसको रिसाइकल कर लो, रादर देन फाइनली इसको डिस्पोज करो। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं वन बाय वन करके, स्टार्टिंग विद रीयूज, सॉरी, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, रिड्यूस। रिड्यूस का क्या मतलब है? तो इसके अंदर लिखिए, राइट, रिड्यूसिंग द अमाउंट यू बाई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल ऑप्शंस।
reducing the amount you buy, reducing the amount you buy is the most significant, is the most significant, is the most significant of all options to manage waste, of all options to manage waste। बोला गया कि रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस करना, क्या, अमाउंट यू बाई, जो आप परचेज कर रहे हो, जो आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो, इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल द ऑप्शंस टू मैनेज वेस्ट। द की इज टू ओनली परचेज गुड्स दैट यू नीड एंड इन राइट अमाउंट। जो की है वो क्या है कि आपको वही चीजें खरीदनी है जो आपको जरूरत है और करेक्ट अमाउंट में खरीदना है, एक्सेस में भी नहीं खरीदना है कि आप वेस्ट ज्यादा जनरेट करो। सो द की इज to the key is to only purchase goods, only purchase goods, only purchase goods that we need, that we need, that we need and in right amount, and in right amount। की क्या है कि आप वही गुड्स खरीदो जिनकी आपको आवश्यकता है और साथ के साथ सही अमाउंट में भी उसको परचेज करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि इफ वी नेवर जनरेट प्रोडक्ट्स इन द फर्स्ट प्लेस देन वी डू नॉट हैव टू एक्सट्रैक्ट रॉ रिसोर्सेज। अगर हम प्रोडक्ट ही नहीं जरूरत करेंगे, भाई किसी चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो उस प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल ढूंढा गया, उसकी प्रोसेसिंग की गई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई, फाइनली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और हर एक स्टेप्स में वेस्ट जनरेट हो सकता है। चाहे उसकी आप जब एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, चाहे उसके रॉ मटेरियल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या चाहे आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विल बी गोइंग टू क्रिएट सम वेस्ट, जनरेट सम वेस्ट। तो जो हमारी नीड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, यही एक रीजन है जिसकी वजह से वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो ये पॉइंट लिख रहा हूं मैं, I'm writing कि if we never generate products in the first place, if we never generate, if we never generate the products in first place, in first place, in first place, we do not have to extract, 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 you can say raw resources, raw resources, रॉ मटेरियल हमको फिर एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम स्क्रैच, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम स्क्रैच, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम स्क्रैच और कम अप विद शिपिंग मटेरियल्स, और कम अप विद शिपिंग मटेरियल्स, और कम अप विद शिपिंग मटेरियल्स। ठीक है, मतलब अगर हम प्रोडक्ट जनरेट ही नहीं करेंगे तो फिर कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं होगा। सॉरी यार, वेरी सॉरी। ठीक है, सो इफ वी डू नॉट जनरेट एनी प्रोडक्ट, अगर हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई वेस्ट भी जनरेट नहीं होगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी वजह से अलग अलग वेस्ट जनरेट होते हैं। तो सबसे जो बेहतर, सबसे प्रिफर्ड ऑप्शन है वेस्ट मैनेजमेंट का इन 3 R's, that is basically to reduce the generation of waste, means to reduce your requirements and to purchase only those things which you need and in right amount। बहुत सिंपल सी चीज है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको कवर किया। देन जो ईपीए है, ईपीए मींस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए 2013, ये ईपीए 1986 में आया था, इसमें 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ है, तो इसमें दिखाया गया कि कौन सी चीज को कितना समय लगता है डिकम्पोज होने में। सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डिकम्पोज, कोई भी चीज को कितना समय लगता है डिकम्पोज होने में, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डिकम्पोज। स्टार्टिंग विद, जैसे अगर पेपर टॉवल है, पेपर टॉवल आप लोग यूज करते हैं जो,
पेपर टॉवल जो है दैट विल रिक्वायर 2 to 4 weeks टू डिकम्पोज, इट विल रिक्वायर 2 to 4 weeks टू डिकम्पोज। वहीं पे अगर प्लाईवुड लेते हो, प्लाईवुड आप जानते ही होंगे सिविल इंजीनियरिंग में कई जगह पे यूज करते हैं प्लाईवुड, सो इट विल रिक्वायर more and more time in comparison to the paper towels. It will require 1 to 3 years to get decomposed. वहीं पे अगर मैं प्लास्टिक बैग्स की बात करूं, प्लास्टिक बैग्स भी इसके बैन करने की बात होती है, इसको और तरीके से मैनेज करने की बात करते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसको डिकम्पोज करने में बहुत समय लग जाएगा। इट विल रिक्वायर 10 to 20 years फॉर इट्स डिकम्पोजिशन। सिमिलरली जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, जो पीईटी बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, तो ये तो बहुत ही ज्यादा समय लेती हैं फॉर इट्स डिकम्पोजिशन। दे टेक अराउंड 70 to 80 years टू गेट डिकम्पोज्ड। 70-80 साल इसको डिकम्पोज करने में लग जाएगा। प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक पेट बॉटल्स अलग है, तो इसको भी लिख दे रहा हूं प्लास्टिक पेट बॉटल्स। पेट का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, पॉलीथाइलिन बॉटल्स क्या है, ये पेट क्या होता है। सो दिस विल बी कवर्ड इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। सो दे टेक इवन फर्दर मोर देन दिस। तो देखो ये तो 70 से 80 साल है, दे विल टेक 450 years टू डिकम्पोज। ये ईपीए बोलता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। जो डिस्पोजेबल डायपर्स हैं, डायपर आप जानते होंगे, जो डिस्पोजेबल डायपर्स हैं, डायपर्स दे अगेन टेक क्वाइट लॉन्ग टाइम, 450 years के आसपास टू डिकम्पोज। डिस्पोजेबल जो डायपर्स हैं, जो थर्माकोल या स्टाइरोफोम होता है, थर्माकोल, थर्माकोल और स्टाइरोकोल, और यू कैन से स्टाइरोफोम और स्टाइरोफोम, सो दे ऑल्सो टेक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और इनको डिकम्पोज करने में इतना तो नहीं, पर 50 to 80 years लग जाता है, 50 to 80 years, दे टेक 50 to 80 years। जो रबर है, रबर ऑल्सो टेक्स 50 to 80 years। रबर, दिस अगेन टेक्स 50 to 80 years, दिस टेक्स अप्रोक्सीमेटली 50 to 80 years। और अगर वुल की बात करें, ऊन जिसको बोलते हो, वुल, सो दिस विल टेक अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 1 to 2 years, 1.5 years। तो ये कुछ वेस्ट को मैंने दिखाया कि कितना समय लेगा डिकम्पोज होने में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिकम्पोज। पेपर टॉवल 2 से 4 सप्ताह, प्लाईवुड 1 to 3 years, प्लास्टिक बैग्स 10 to 20 years, प्लास्टिक बॉटल्स मोर टाइम 70 to 80 years, पेट बॉटल्स मोर एंड मोर टाइम 450 years, डिस्पोजेबल डायपर्स 450 years, थर्माकोल या स्टाइरोफोम है that will take 50 to 80 years, rubber will take 50 to 80 years, and wool will take 1 to 2 years approximately, that will be 1.5 years। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, एज पर ईपीए थिंग्स टू डू टू रिड्यूस। ईपीए क्या बोलता है कि आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो एज पर ईपीए, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ईपीए क्या बोलता है, थिंग्स टू डू टू रिड्यूस, थिंग्स टू डू टू रिड्यूस। हम रिड्यूस को कवर कर रहे हैं डिटेल में, तो रिड्यूस करने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हो, हाउ कैन यू रिड्यूस। तो इसमें 4 स्टेप एजेंडा हैव बीन प्रपोज्ड। यहीं पे मैं लिख रहा हूं 4 स्टेप एजेंडा, अ 4 स्टेप एजेंडा हैव बीन प्रपोज्ड, हैव बीन प्रपोज्ड। एक 4 स्टेप का एजेंडा प्रपोज किया गया है। क्या है इसमें स्टेप्स? तो पहला है चूज द आइटम्स दैट यू नीड। फर्स्ट स्टेप क्या है? चूज द आइटम्स, चूज द आइटम्स दैट यू नीड। जो आपको जरूरत है वही आइटम चूज करो, नॉट व्हाट यू वांट, नॉट वांट। ये गांधी जी भी ऐसा ही बोल के गए हैं, आपने एनवायरमेंटल में पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग में, एनवायरमेंट साइंस में, कि गांधी जी ने क्या बोला कि हमारे प्लेनेट के पास उतना रिसोर्सेज है जिससे आपकी आवश्यकताएं, आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, बट नॉट योर ग्रीड। सो अर्थ हैज ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर नीड बट नॉट फॉर योर ग्रीड। आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए चीजें अर्थ पे रिसोर्सेज हैं, दे आर सफिशियंट इनफ बट नॉट फॉर योर ग्रीड, आपकी लालच को पूरा करने के लिए नहीं। सेम उसी तरीके से कि चूज द आइटम्स दैट यू नीड, आपको जो जरूरत है वही परचेज करिए, ना कि आप अपनी चाहत के हिसाब से जो भी मन में आ रहा है उसको परचेज कर ले रहे हो। दैट विल अल्टीमेटली बी, यू कैन से, इंक्रीजिंग द वेस्ट।
दूसरा इसका स्टेप क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप, शॉप फॉर हाई क्वालिटी आइटम्स ओनली, शॉप फॉर हाई क्वालिटी आइटम्स ओनली, शॉप फॉर हाई क्वालिटी आइटम्स ओनली। वही आइटम्स परचेज करो जिनकी क्वालिटी अच्छी है। खराब क्वालिटी के आइटम्स में जल्दी वेस्ट जनरेट होगा, जल्दी वो खराब भी होंगे, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू वेस्ट वेरी क्विकली, दैट्स व्हाई यू नीड टू परचेज ओनली हाई क्वालिटी गुड्स। देन थर्ड, यूज मिनिमम पैकेजिंग, यूज मिनिमम पैकेजिंग। पैकेजिंग भी काफी ज्यादा वेस्ट जनरेट करता है, तो कम से कम पैकेजिंग की कोशिश करो। पैकेजिंग कम से कम कैसे कर सकते हो, जैसे आप सब्जी लेने जा रहे हो तो आप सब्जी वाले से प्लास्टिक बैग मांगते हो या पेपर का बैग कि भैया इसको किसी चीज में डाल के दो। आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर से अपना बैग ले जा सकते हो, कपड़े का झोला लेके जा सकते हो। उससे क्या फायदा होगा कि आपने वेस्ट को रिड्यूस करने में कुछ ना कुछ हेल्प की। सो एज फार एज पॉसिबल पैकेजिंग को भी आपको रिड्यूस करना है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आईफोन वगैरह है या जो मोबाइल डिवाइसेज हैं, तो पहले उनके चार्जर साथ में आते थे, उनका पैकेज बड़ा हो जाता था। हालांकि उन्होंने इफेक्टिवली इस चीज को यूटिलाइज नहीं किया, वो तो चालाकी कर गए, पर उनका अल्टीमेट पर्पस क्या था कि हम चार्जर चार्जर जो है वो अलग से बेचेंगे ताकि जो वेस्ट जनरेशन है वो रिड्यूस हो। कैसे? क्योंकि चार्जर इंसान जल्दी बदलता नहीं, मोबाइल बदलता है फिर भी सेम ही चार्जर लग सकता है, तो इन्होंने उसलिए यूनिवर्सल पोर्ट पहले डेवलप किया कि जो सी टाइप का चार्जर है वो सारी मोबाइल्स में आप पहले ले आओ, ताकि एक ही चार्जर से सारे मोबाइल चार्ज हो सके। और फिर उन्होंने मोबाइल के साथ चार्जर देना बंद कर दिया कि जो मोबाइल का पैकेजिंग है वो भी छोटा हो जाएगा और चार्जर हो सकता है आप बार बार नहीं परचेज करो, आप मोबाइल्स बदलो पर चार्जर आप वही यूज कर रहे हो। तो इस सोच के साथ उन्होंने क्या किया, पैकेज को रिड्यूस किया, पैकेजिंग को रिड्यूस किया। और ये जो बार बार चार्जर मींस द पीपल आर बाइंग परचेजिंग व्हाट दे वांट रादर देन व्हाट दे नीड, वो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए कुछ वेस्ट को रिड्यूस किया। अब लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग जब मोबाइल ले रहे हैं तब हर बार चार्जर ले रहे हैं, और फिर चार्जर की अलग पैकेजिंग आती है, और जो फ्लिपकार्ट से अमेजोन से आप मंगाओगे तो उनकी पैकेजिंग अलग से होगी। तो ओवरऑल दीज ऑल थिंग्स, दीज ऑल एक्टिविटीज आर जनरेटिंग वेस्ट। तो वेस्ट को जनरेट करने से रिड्यूस करने के लिए, वेस्ट को कम जनरेट करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो एजेंडा है उसमें पहला स्टेप क्या था कि जो जरूरत है भैया वही खरीदो, ना कि जो आप चाहते हो। फिर शॉप फॉर हाई क्वालिटी आइटम्स, जो हाई क्वालिटी के आइटम्स है उनको परचेज करो। और थर्ड, यूज मिनिमम पैकेजिंग, कम से कम पैकेजिंग यू कैन से यूज करो। और फोर्थ, परचेज लोकल आइटम्स या बाई लोकल आइटम्स, बाई लोकल आइटम्स, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़े दिन पहले बोलती थी कोविड टाइम में, वोकल फॉर लोकल, कि जो लोकल है वो परचेज करो, लोकल्स को बढ़ावा दो, लोकल परचेज करो, लोकल आइटम्स परचेज करो। तो जो ट्रांसपोर्टेशन, जो शिपिंग चार्ज है, जो पैकेजिंग चार्ज है, जो ऑल द डिफरेंट एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन दैट आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। तो इस तरीके से भी कुछ वेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो ईपीए है, दे हैव बीन गिविंग फोर स्टेप एजेंडा टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्ट। ये रिड्यूस की बात कर रहे थे हम, ठीक है। नाउ रीयूज की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या था, रीयूज, रीयूज इसके अंदर, सो रीयूज इज द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एन आइटम वेदर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पज और टू फुलफिल अ डिफरेंट पर्पज। रीयूज करने का क्या मतलब है कि कोई जो आइटम है उसको आप दोबारा से यूज कर रहे हो, और दोबारा यूज करने में हो सकता है कि जो ओरिजिनल इसका इंटेंडेड पर्पस था उसी पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपने इसको रीपर्पस कर दिया है, मतलब आपने इसको किसी और चीज के लिए यूटिलाइज कर लिया है। जैसे घर में हमारा हमारी जो मदर्स वगैरह होती है वो, इनके अंदर संस्कार आ गया है, कल्चर का पार्ट हो गया है हमारे, कि वो वेस्ट नहीं जनरेट करेंगे। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, च्यवनप्राश का डिब्बा खाली होगा उसमें कुछ वो और डाल देंगी, या कोई और पैकेज आया, कोई और पैकेजिंग आई, कोई और डिब्बा खाली हुआ तो उन्होंने उसको फेंका नहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें डाल के रख दिया, कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कर लिया। सेम पर्पज के लिए भी यूटिलाइज कर सकती हैं या फिर किसी और पर्पज के लिए उसको रिपर्पज कर सकती हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अनदर वे ऑफ रीयूजिंग इट। रीयूज का ही ये तरीका है, दे हैव बीन रीयूजिंग इट, दे हैव बीन अवॉइडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन एज फार एज पॉसिबल। तो रीयूज का क्या मतलब है कि रीयूज इज द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एन आइटम, reuse is the action or practice of using an item, whether for its original purpose, whether
whether for its original purpose, whether for its original purpose, whether for its original purpose or to fulfill a different purpose, or to fulfill a different purpose, or to fulfill a different purpose. एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लिखना चाहूं एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे वाटर बॉटल, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा, इनको हम रीयूज कर लेते हैं। अब वाटर बॉटल्स को जरूरी थोड़ी ना कि उसमें पानी भर के दोबारा पिया जाए। वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा, प्लास्टिक बैग्स का ये कतई मतलब नहीं कि जिस सामान के लिए प्लास्टिक बैग्स था उसी को आप उसको भरो दोबारा से, उसी पर्पज के लिए यूज करो, एक्सेट्रा, दे कैन बी रीयूज्ड। ठीक है, दे कैन बी रीयूज्ड, कैन बी रीयूज्ड। ठीक है, देन देर आर टू टाइप्स ऑफ रीयूज। जो ये रीयूज है ये भी बेसिकली दो तरीके का है। अब ये फिर से एग्जाम का क्वेश्चन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीयूज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीयूज। रीयूज करने का भी दो तरीका है। एक को बोलेंगे कन्वेंशनल रीयूज और दूसरे को बोलेंगे क्रिएटिंग रीयूज या रीपर्पसिंग। सो फर्स्ट इज कन्वेंशनल रीयूज। कन्वेंशनल रीयूज, कन्वेंशनल रीयूज मतलब परंपरागत तरीके से जैसे आप रीयूज करना चाह रहे हैं। सो इट इज द रीयूज इन विच एन आइटम इज रीयूज फॉर द सेम पर्पज, जिसके लिए बनाया गया था उसी पर्पज के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। सो आई कैन राइट इट इज द रीयूज, it is the reuse in which an item is reused for the same purpose, in which an item is reused for the same purpose, फॉर द सेम पर्पज। ये वो वाला रीयूज है जिसमें किसी आइटम को हमने उसी पर्पज के लिए रीयूज किया है, फॉर विच इट वॉज ऑब्टेन्ड एट द फर्स्ट प्लेस, फॉर विच इट वॉज ऑब्टेन्ड एट द फर्स्ट प्लेस। जनरली मेटल वगैरह के लिए ये काम किया जाता है। देखो आप, मेटल या बॉटल्स के लिए ये काम किया जाता है। मेटल्स वगैरह जो होते हैं उसको कंपनीज फिर से ले जाती हैं और फिर से उसको पिघला के उसकी स्मेल्टिंग करके वही प्रोडक्ट दोबारा से बना देती है। सो दिस इज अ वे ऑफ, यू कैन से, रीयूजिंग इट। दूसरा जिसको बोलेंगे क्रिएटिव रीयूज और रिपर्पसिंग, क्रिएटिव रीयूज और रिपर्पसिंग, क्रिएटिव रीयूज और रिपर्पसिंग। सेकेंड ऑप्शन इज क्रिएटिव रीयूज या फिर रिपर्पसिंग। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं और जो उसका इंटेंडेड पर्पस था, जो फर्स्ट प्लेस में वो जो जिस जिस कार्य के लिए बनाया गया था उसके अलावा उससे कोई और कार्य करवाया जा रहा है। सो आई कैन राइट कि इट इज द रीयूज इन विच ओरिजिनल आइटम इज रीयूज्ड। आई कैन राइट इट इज द रीयूज इन विच the original item the original item is reused, the original item is reused is reused creatively for a different purpose, creatively for a different purpose, for a different purpose। तो जो ओरिजिनल आइटम है उसका पर्पज चेंज करके हमने उसको रीयूज किया फॉर अ डिफरेंट पर्पज। देखो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन भी इस पे आ चुका है, तो मैं क्वेश्चन यहां पे लिख दे रहा हूं। दिस इज आस्क्ड इन जीपीएससी एग्जाम, जीपीएससी एईई, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, यही जो आप पेपर देने वाले हो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के ही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स सेटिस्फाइज द ह्यूमन अर्ज फॉर क्रिएटिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स satisfy the human urge, the human urge for creativity, for creativity। ऑप्शंस है। सो फर्स्ट इज रीयूज, सेकेंड इज बी इज रिड्यूस, रिड्यूस, सी इज रिकवर एंड डी इज रिसाइकल। ट्राई टू आंसर इट, ट्राई टू आंसर इट। आंसर देने की कोशिश करिए। Which of the following methods satisfy the human urge for creativity?
बताइए, क्लियर है आपको? इट इज रीयूज। किसी चीज को रीयूज करने में तो आपको क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। क्रिएटिविटी मींस ये देखा पीछे, रीयूज दो तरीके से कर पा रहे हैं, वन इज कन्वेंशनल रीयूज, वन इज क्रिएटिव रीयूज। क्रिएटिव रीयूज या रिपर्पज जब करोगे तो कुछ दिमाग लगाओगे, कुछ क्रिएटिविटी का यूज करोगे और उसको किसी और पर्पज के लिए आप यूज करोगे। जैसे आपने शुरू में एग्जांपल लिया मैंने, पेंट की बकेट्स को रीयूज किया, तो जब उसको रीयूज करोगे तो क्या करोगे? कुछ उसमें स्टाइल कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो, उसको गमला बना सकते हो, कुछ और बना सकते हो, समथिंग लाइक दिस। सो दिस स्टेप विल रिक्वायर द ह्यूमन अर्ज फॉर क्रिएटिविटी। सो करेक्ट आंसर विल बी रीयूज। रीयूज, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नाउ पुट हेडिंग ईपीए रिकमेंडेशंस फॉर रीयूज। ईपीए रिकमेंडेशंस फॉर रीयूज। ईपीए रिकमेंडेशंस फॉर रीयूज। ईपीए के क्या रिकमेंडेशंस हैं फॉर रीयूज? सो पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको लिखते जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज containers can be reused. Containers can be reused at home. Containers can be reused at home. जो कंटेनर्स हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं एट होम और इन एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, और इन एकेडमिक प्रोजेक्ट्स। बोला गया जो कंटेनर्स हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं या तो घर पे या तो किसी एकेडमिक प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा क्या रिकमेंडेशन है? सो रीयूज रैपिंग पेपर्स या प्लास्टिक बैग्स एंड बॉक्सेज। रीयूज रैपिंग पेपर्स, प्लास्टिक बैग्स एंड बॉक्सेज। बोला गया जो रैपिंग पेपर्स हैं, रैपिंग पेपर मतलब जो रैपिंग करने के लिए आप पेपर यूज करते हो, गिफ्ट रैप वगैरह, या जो प्लास्टिक बैग्स हैं, प्लास्टिक के जो बैग्स अलग अलग जगहों पे आपको मिलते हैं या यूज करते हैं आप, या फिर जो इस तरीके के बॉक्सेज हैं, तो दे कैन बी रीयूज्ड। इनको आपको रीयूज करना चाहिए, इनको तुरंत फेंकना नहीं चाहिए। थर्ड थिंग, गिव आउटग्रोन क्लॉथिंग टू अ फ्रेंड और चैरिटी। गिव आउटग्रोन क्लॉथिंग टू अ फ्रेंड और चैरिटी। टू अ फ्रेंड और चैरिटी, जो आपके कपड़े खराब हो गए, पुराने कपड़े हैं, खराब नहीं बोलूंगा मैं, जो पुराने कपड़े हैं जिनको आप रिजेक्ट करना चाहते हो, तो उनको फेंकना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। उनको फेंकोगे वेस्ट जनरेट होगा, तो उनको फेंकना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उनको आप किसी फ्रेंड को दे दो या किसी चैरिटी में दे दो या किसी जरूरतमंद को दे दो। तो दिस इज अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग द वेस्ट। देन फोर्थ वन इज बाई बेवरेजेज इन रिटर्नेबल कंटेनर्स। बाई beverages in you can say in returnable containers, in returnable containers। जो बेवरेजेज हैं उनको रिटर्नेबल कंटेनर्स में परचेज करो। जैसे आप चाय की दुकान पे चाय पीने जाते हो तो कई बार आप डिस्पोजल लेते हो, पीते हो चाय को और फेंक देते हो, इससे क्या हुआ, वेस्ट जनरेट हुआ। जो डिस्पोजल है अल्टीमेटली वो वेस्ट ही तो जनरेट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो कि रीयूजेबल आप ग्लास यूज कर सकते हो। जो दुकानों में ग्लास या कप में भी वो चाय देंगे आपको, तो उसको आप यूज कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। उससे क्या फायदा होगा, वेस्ट जनरेशन रिड्यूस होगा। तो दिस इज अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग द वेस्ट, कि बाई बेवरेजेज इन रिटर्नेबल कंटेनर्स। दीज आर बेसिकली recommendations given by EPA. Fifth recommendation I can write कि offer furniture and household items to people in need। जो offer furnitures और household items to to people in need, to people in need, कॉमा फ्रेंड्स और चैरिटी। जो आपके घर में फर्नीचर या इस तरीके के हाउस होल्ड आइटम्स हैं जिनको आप डिस्कार्ड करना चाहते हो, जिनको आप फेंकना है या अभी खराब नहीं हुए फिर भी आप इनको डिस्कार्ड करना चाहते हो, या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खराब हुए बट दे कैन बी यूटिलाइज्ड विद सम स्लाइट मॉडिफिकेशंस या विदाउट बीइंग मॉडिफाइड,
विदाउट बीइंग मेंटेन्ड। तो ऐसे आइटम्स को आप किसी को फ्रेंड को दे सकते हो, किसी पर्सन जो जो जिसको इसकी जरूरत है उसको आप दे सकते हो, समवन हु इज इन नीड आप उसको इसको प्रोवाइड कर सकते हो, फ्रेंड को दे सकते हो या चैरिटी में दे सकते हो। इससे भी वेस्ट जनरेट करने में आपने रिडक्शन किया है, वेस्ट को बोल सकते हो रिड्यूस किया है, वेस्ट को रीयूज कर लिया आपने। Then sixth is sheets of paper that have been used on only one side can be used for note taking or rough drafts। जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, कार्यालय वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है कई बार आप देखोगे कि जो पेपर्स हैं, आप भी पढ़ाई करते हो तो कई बार प्रिंट आउट वगैरह लगाते हो, ले आते हो, तो एक साइड तो प्रिंटेड होता है, एक साइड तो लिखा होता है, दूसरे साइड वो लिखा नहीं होता है। लैब फाइल्स वगैरह में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, या जो ऑफिस वर्क्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे कागज मिल जाएंगे जिसमें एक साइड कुछ लिखा होगा, दूसरी साइड लिखा नहीं है, तो उसको जनरली लोग फेंक देते हैं। ईपीए क्या बोलता है, भैया उसको क्यों फेंक रहे हो, आप उसको यूज कर लो, रफ वर्क के लिए यूज कर लो या किसी और कैलकुलेशन के लिए यूज कर लो, जो पोर्शन खाली है उसको आप यूटिलाइज कर लो। तो ये भी एक तरीका है जिससे हमने वेस्ट को जनरेट होने से कम किया, रिड्यूस किया। सो शीट्स ऑफ पेपर दैट हैव बीन यूज्ड, शीट्स ऑफ पेपर, शीट्स ऑफ पेपर that have been used, that have been used, that have been used on only one side, on only one side, on only one side, can be reused for note taking or rough work, can be used for note taking और रफ ड्राफ्ट्स। ये भी एक तरीका है। सो दीज आर सम रिकमेंडेशंस। दिस वाज ऑल अबाउट रीयूज। नाउ रिसाइकल। नाउ थर्ड जो 3R प्रिंसिपल का पोर्शन है, पार्ट है, दैट इज रिसाइकल। थर्ड वन इज रिसाइकल। सो रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू मटेरियल या न्यू ऑब्जेक्ट। रिसाइकलिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप वेस्ट मटेरियल को किसी नए ऑब्जेक्ट में या किसी नई चीज में कन्वर्ट कर दे रहे हो। रिसाइकल करने का मतलब आपने वेस्ट मटेरियल को नई चीज बनाने में यूज कर लिया है, रिसाइकल कर लिया है। तो लिखता हूं मैं इसको, रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल, रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल, converting waste material, converting waste material, converting waste material into new materials and objects, into new materials, into new materials and objects, into new materials and objects। रिसाइकलिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें आप वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हो किसी नए मटेरियल में या नए ऑब्जेक्ट में। द रिसाइकलेबिलिटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स on its, you can say, ability to require the properties it had in its original state। रिसाइकलेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? ये इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि जो वेस्ट है क्या उसको मैं रिसाइकल कर सकता हूं, मतलब क्या उससे मैं वापस से कोई मटेरियल या उसी ऑब्जेक्ट को बना सकता हूं। अगर बना सकता हूं तो उसकी रिसाइकलेबिलिटी अच्छी है, उसको मैं रिसाइकल करूंगा। जैसे मेटल्स वगैरह होते हैं या कुछ प्लास्टिक्स हो सकते हैं। पर अगर वो रिसाइकलेबल इन नेचर नहीं है, मतलब उसको रिसाइकिल करके दोबारा से उससे कुछ बनाना संभव नहीं है, तो फिर उसके लिए रिसाइकलिंग सूटेबल नहीं होगा या आप नहीं कर सकते हो। तो क्या लिख सकता हूं मैं कि द रिसाइकलेबिलिटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन द रिसाइकलेबिलिटी, द रिसाइकलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन its ability to reacquire the properties, its ability to reacquire the properties, the properties। कौन सी प्रॉपर्टी? जो इसके पास पहले से थी, जो इसके पास एट द इन दिस ओरिजिनल स्टेट थी। द प्रॉपर्टीज इट हैड इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, इट हैड इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शंस भी उसमें मिलेगा, रिसाइकलेबिलिटी का क्या मतलब है, या रिसाइकलेबिलिटी किसके लिए अच्छी बात है, रिसाइकल किसको करते हो। तो ये 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है, उनको करते हो जो फिर से ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में लाया जा सकता है, जिनकी रिसाइकलिंग करके आप
फिर से उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन कर सकते हो। देन नेक्स्ट, इट कैन सेव मटेरियल एंड हेल्प लोअर द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। इट कैन सेव मटेरियल एंड लोअर द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। बोला गया ये करने से आप पहली चीज तो जो यू कैन से मटेरियल है उसको सेव कर सकते हो, रिसोर्सेज बचा सकते हो। दूसरी चीज, जो ग्रीन हाउस गैस जनरेट हो रही है वो ग्रीन हाउस गैस जनरेशन में भी आप रिडक्शन कर सकते हो, क्योंकि मेकिंग द मटेरियल इन इट्स फर्स्ट प्लेस विल बी मोर कॉस्टली, विल बी यू कैन से क्रिएटिंग मोर ग्रीन हाउस गैस। जैसे सपोज आप स्टील बनाते हो या एल्युमिनियम बनाते हो, तो स्टील या एल्युमिनियम को रॉ मटेरियल से दोबारा से एक्सट्रैक्ट करना, इसके ओर से दोबारा से एक्सट्रैक्ट करना, इसको एट द फर्स्ट प्लेस यू कैन से प्रोड्यूस करना ज्यादा कॉस्टली होगा और उसमें जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा वो भी ज्यादा होगा। जबकि अगर आप इसी की रिसाइकलिंग करते हो तो उससे काफी कम, मच मोर लेस कॉस्ट में ही वो मटेरियल आप दोबारा से ऑब्टेन कर लोगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग, एज वेल एज उसमें इन्वायरमेंट को भी आप इतना ज्यादा डैमेज नहीं करोगे, उससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रिसाइकलिंग करने का। रिसाइकलिंग करके हम ओवरऑल बोल सकते हो सस्ते में भी वो मटेरियल ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लस ओवरऑल हम कुछ ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को भी रिड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि मेकिंग द मटेरियल इन इट्स फर्स्ट प्लेस दैट विल बी क्वाइट कॉस्टली इन कंपैरिजन टू रिसाइकलिंग इट, एज वेल एज दैट विल बी क्रिएटिंग मोर एंड मोर ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये कार्य भी इससे हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स आर। बेनिफिट्स क्या है इसके? बेनिफिट्स आर, व्हाट आर बेनिफिट्स? तो फर्स्ट बेनिफिट, रिसाइकलिंग जनरेट्स जॉब्स। रिसाइकलिंग से भी जॉब जनरेट हो सकती है। रिसाइकलिंग जो फैसिलिटी होगी वहां पे कुछ लोगों की जरूरत होगी, सो इट विल बी ऑफरिंग सम जॉब्स। रिसाइकलिंग क्रिएट्स जॉब्स, इससे कुछ नौकरियां मिलेगी। देन इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव डिस्पोजल ऑप्शन। इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव डिस्पोजल ऑप्शन। इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव डिस्पोजल ऑप्शन। ये कॉस्ट इफेक्टिव डिस्पोजल ऑप्शन है, पैसे भी इसमें बच जाएंगे। देन इससे ग्रीन हाउस गैसेज भी रिड्यूस हो जाएंगी, सो रिड्यूसेज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस भी कुछ रिड्यूस हो जाएगा, उनका एमिशन कुछ रिड्यूस हो जाएगा। देन कंजर्व्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। जो अर्थ के रिसोर्सेज है भैया, अर्थ से ही तो तुम स्टील निकाल रहे हो, अर्थ से ही तो तुम अल्युमिनियम निकाल रहे हो, तो दोबारा से वो रिसोर्सेज निकालने में आप अर्थ के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हो। इससे बढ़िया आप रिसाइकिल कर लो, तो जो हमारा प्लेनेट है इसके रिसोर्सेज को भी हम कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। सो कंजर्व्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। कंजर्व्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। कंजर्व्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। ठीक है। नाउ आई कैन राइट recycling benefits of various materials. Recycling benefits of various materials. Benefits of various materials. अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग से बेनिफिट क्या जनरेट होगा? सो रिसाइकलिंग बेनिफिट्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। फर्स्ट अल्युमिनियम। तो फर्स्ट इज अल्युमिनियम। अल्युमिनियम में पहला पॉइंट कि इसकी मार्केट वैल्यू हाई है। हाई मार्केट वैल्यू। फायदा क्या है? इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, मतलब पैसे बच जाएंगे। देन रिसाइकल्ड इजिली बाई मेल्टिंग। आराम से इसको मेल्ट करके आप रिसाइकल कर सकते हो। तो रिसाइकल्ड इजिली बाई मेल्टिंग, इसको गला के, इसका प्रगलन करके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मेल्टिंग, इसकी मेल्टिंग करके, इसका प्रगलन करके आप दोबारा से मटेरियल को इजिली ऑब्टेन कर सकते हो। देन रिड्यूस्ड इनडेफिनेटली एज इट डज नॉट डिटेरियोरेट। देखो एल्युमिनियम की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि एल्युमिनियम में डिटेरियोरेशन कम होता है। जैसे स्टील रखोगे तो कोरोजन हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम में अगर आपने प्रॉपर स्टोरेज किया हुआ है तो देयर इज लेसर एंड लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ कोरोजन। जो एल्युमिनियम के तार होते हैं बिजली के खंभों के बीच में, देखो वो नेकेड वायर्स होते हैं, उन पे बारिश आती है, उन पे धूप आती है, उस पे सब कुछ आता है, पर उनमें जल्दी कोरोजन वगैरह नहीं होता है। दे आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग लाइफ, काफी ड्यूरेबल होता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का ये एक फायदा है कि इसकी रिसाइकलिंग से कोई ऐसा नुकसान भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मटेरियल में डिटेरियोरेशन की पॉसिबिलिटी कम है,
सो बार बार रिसाइकल करने से, इनडेफिनिट टाइम्स मतलब कई बार रिसाइकल करने से भी इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती है। यू विल बी ऑब्टेनिंग द मटेरियल मतलब अल्युमिनियम हैविंग सेम क्वालिटी। सो रिसाइकल्ड indefinitely, it can be recycled indefinitely। indefinitely मतलब कई बार इसको, indefinitely कई बार मतलब इसको आप रिसाइकल कर सकते हो। as it does not deteriorate with time, as it does not deteriorate deteriorate with time, क्योंकि ये समय के साथ डिटेरियोरेट नहीं होता है, मतलब इसकी क्वालिटी में रिडक्शन नहीं होता है अगर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस में स्टोर किया गया है तो। गिवन प्रॉपर स्टोरेज conditions, given proper storage conditions, then requires significantly less energy in extracting, you can say, from waste in comparison to making from raw resources। अभी सिखाया कि रॉ रिसोर्सेज से दोबारा से फ्रेश एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करना कॉस्टली होगा, जबकि वेस्ट से रिसाइकिल करके दोबारा से एल्युमिनियम को ऑब्टेन करना बहुत कम कॉस्ट इंक्लूड करेगा इन कंपैरिजन टू दैट फ्रॉम द रॉ रिसोर्सेज या फ्रॉम द, यू कैन से, रॉ मटेरियल। तो ये भी एक इसका फायदा है कि काफी सारा पैसा भी बच जाएगा। सो रिक्वायर्स सिग्निफिकेंटली significantly less energy than extracting you can say than extracting new aluminum ore from earth, new aluminum ore from earth, ore from earth। तो ये इसका फायदा हो गया अल्युमिनियम की रिसाइकलिंग से। देन बैटरीज की रिसाइकलिंग की जा सकती है। सेकेंड, बैटरीज कैन बी रिसाइकल्ड। बैटरीज में रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स हो सकता है, जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, इन सबको हम रिसाइकिल कर सकते हैं फ्रॉम बैटरी। ये मेटल्स काफी कॉस्टली होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं। सो रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स, रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट एसेट्रा, ये जो वैल्यूएबल मेटल्स हैं इनकी रिकवरी की जा सकती है। देन और फायदा क्या है कि प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट फ्रॉम हैवी मेटल्स सच एज मरकरी, लेड, कैडमियम एसेट्रा। ये जो हैवी मेटल्स हैं दे आर क्वाइट प्रॉब्लमेटिक, दे कैन बी टॉक्सिक। मरकरी है, जैसे मरकरी से मिनीमाटा डिजीज होती है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। लेड से भी प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं। जो भी ये मोस्टली हैवी मेटल्स हैं दे आर क्वाइट डेंजरस फॉर योर हेल्थ। तो एनवायरमेंट मतलब बाहर फेंकना इसको अपने सराउंडिंग में भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हैवी मेटल्स की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, टॉक्सिसिटी विल बी ड्यू टू दीज थिंग्स। तो ये भी इससे फायदा होगा, रिसाइकल करके आप वो जो पॉसिबिलिटी थी उसको आपने रिड्यूस कर लिया। सो आई कैन राइट कि प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट फ्रॉम हैवी मेटल्स, protects the environment from heavy metals like, जैसे कि मरकरी है, जैसे कि कैडमियम है, जैसे कि लेड है एसेट्रा। इन सब से आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। देन बैटरीज के बाद ग्लास की रिसाइकलिंग की जा सकती है। थर्ड वन इज ग्लास। ग्लास की रिसाइकलिंग से क्या फायदा होगा? तो पहली चीज तो मॉडरेट वैल्यू है, मॉडरेट वैल्यू है इसकी। ग्लास इतना महंगा नहीं होता है, मॉडरेट मार्केट वैल्यू होती है इसकी, मतलब पैसा तो बचेगा, एल्युमिनियम की जितना नहीं बचेगा, मॉडरेट मार्केट वैल्यू। देन सेकेंड कि मेल्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनी प्रोडक्ट, इसको मेल्ट कर सकते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं प्रैक्टिकली इनटू एनी प्रोडक्ट। सो मेल्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनी प्रोडक्ट, किसी भी शेप में, किसी भी साइज में, किसी भी प्रोडक्ट में आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू एनी प्रोडक्ट। ये इसका एक फायदा है। देन यू कैन से रिसाइकलिंग ग्लास सेव्स एनर्जी, फिर से ये एनर्जी सेव करेगा क्योंकि रॉ मटेरियल से ग्लास बनाना विल बी कॉस्टली। तो रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास सेव्स एनर्जी, एनर्जी सेव करता है। एज कैसे? कंपेयर टू, यू कैन से एज
कंपेयर्ड एज कंपेयर्ड टू प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल, एज कंपेयर्ड टू प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल से ग्लास बनाने में ज्यादा पैसा लगेगा, इसकी रिसाइकलिंग में कंपैरेटिवली कम पैसा लगेगा। देन इट कैन बी रिसाइकल्ड इनडेफिनेटली, अगेन इसको भी आप बार बार रिसाइकल कर सकते हो, इसकी क्वालिटी में डिटेरियोरेशन नहीं होता है। इट कैन बी रिसाइकल्ड रिसाइकल्ड इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली आप इसकी रिसाइकलिंग कर सकते हो। देन फोर्थ इज पेपर एंड कार्डबोर्ड, पेपर एंड कार्डबोर्ड, पेपर एंड कार्डबोर्ड। आई होप कि आप मेरे साथ साथ लिखते चल रहे हैं। कीप राइटिंग एंड कीप अंडरस्टैंडिंग। आपको रनिंग नोट्स बनाने हैं, मेरे साथ साथ आपको लिखते जाना है, अपने नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। नाउ पेपर एंड कार्डबोर्ड के साथ क्या फायदा है कि इट इज इजिली रिसाइकलेबल, इजिली रिसाइकलेबल, आसानी से इसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। पेपर फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर रिक्वायर्स लेस एनर्जी ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। भैया पेपर फॉरेस्ट से लकड़ी ले आते हो, उससे बनाते हो, आई होप कि आपको पता है पेपर कैसे बनता है। तो रिसाइकलिंग अगर पेपर की करोगे तो फॉरेस्ट को भी आप कंजर्व कर रहे हो, नए पेड़ आपको नहीं काटने पड़ेंगे, प्लस पैसे भी बच जाएंगे। सो पेपर फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर, पेपर फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर, जो रिसाइकल पेपर से हम पेपर जनरेट कर रहे हैं, दिस रिक्वायर्स लेस एनर्जी ड्यूरिंग प्रोडक्शन, रिक्वायर्स लेस एनर्जी एनर्जी ड्यूरिंग प्रोडक्शन, requires less energy during production and helps protect forest, and helps protect forest, और इससे जंगल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। देन फिफ्थ वन इज पेट, पीईटी। इसको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में और डिटेल में देखेंगे, पीईटी। सो can be recycled and converted to new products. This can also be, can be recycled and converted into new products, can be recycled and converted into new products. Then six, other plastics, other plastics, प्लास्टिक्स कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं, कुछ मल्टी यूज प्लास्टिक होते हैं, बार बार यूज कर सकते हो, कुछ को बार बार यूज करने से प्रॉब्लम होगी, उसकी क्वालिटी में डिग्रेडेशन होगा। अदर प्लास्टिक्स, सो पॉलीइथाइलिन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथाइलिन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड कैन बी रिसाइकल्ड, कैन बी रिसाइकल्ड। पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको बोलते हो, दे कैन बी रिसाइकल्ड, इनको रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी रिसाइकल्ड, बट लेकिन बट हैव लेस मार्केट, हैव लेस वैल्यू इन द मार्केट, बट हैव लेस वैल्यू इन द मार्केट एज कंपेयर टू पेट, मार्केट एज कंपेयर्ड टू पेट। पीटी बोला गया कि जैसे पॉलीथाइलिन है या पॉलीविनाइल क्लोराइड है, दे कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड, पर इनकी रिसाइकलिंग में जो वैल्यू है, दैट वैल्यू विल बी लेस इन कंपैरिजन टू पेट, पेट की रिसाइकलिंग से वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, पेट मींस होता है पॉलीथाइलिन टेरिफेलेट, तो आगे बताऊंगा मैं आपको। दिस इज पॉलीइथाइलिन टेरिफेलेट्स, पैलेट्स, पॉलीथाइलिन टेरिफेलेट्स। स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने, फै इसको फैलेट नहीं बल्कि थैलेट बोलते हैं, इसमें तो बताऊंगा, ये भी टॉक्सिक होता है कुछ, बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं, पीएच साइलेंट होता है इसमें, टेरी, पीएच, टी एच ए
LATES, इसको थैलेट्स बोलते हैं, पर स्पेलिंग कुछ ऐसा होता है इसका, ठीक है। थैलेट्स टॉयज वगैरह में या जो प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स होते हैं इनमें भी ये होता है। इट इज हैविंग बायो अकोमुलेटिव टेंडेंसी, मतलब ये बायो अकोमुलेट कर सकता है इनटू ऑर्गेनिजम्स, ट्रॉपिक लेवल्स में ये बढ़ सकता है। इट हैज टेंडेंसी ऑफ बायो अकोमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। इसको पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक भी कंसिडर करते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक, जो थैलेट्स हैं, ठीक है। द वैल्यू डिपेंड्स ऑन रिसाइकलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस अवेलेबल। द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन recycling and manufacturing options available and manufacturing options available, ठीक है। तो बोला गया कि जो दूसरे प्लास्टिक्स हैं उनको भी रिसाइकिल किया जा सकता है, पर इन कंपैरिजन टू पीईटी उनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती है। पीईटी जो है पॉलीइथाइलिन टेरिफैलेट्स या टेरिथैलेट्स, इनकी रिसाइकलिंग से आपको बेहतर वैल्यू मिलती है, मतलब वैल्यू में रिडक्शन कम होता है। और जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन रिसाइकलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस अवेलेबल। कैसे आप रिसाइकिल कर रहे हो, कैसे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इस पे भी वैल्यू डिपेंड करेगी। देन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो इलेक्ट्रिकल वेस्ट है, उनको भी आप रिसाइकिल कर सकते हो। इनको ई वेस्ट बोलते हैं। ई वेस्ट, ई मींस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या इलेक्ट्रिकल वेस्ट, जनरली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ई वेस्ट बोलते हैं। सो दे कंटेन अगेन हाई वैल्यू मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में भी बहुत सारे हाई वैल्यू मेटल्स होते हैं, जैसे लिथियम, निकेल, या यू कैन से इस तरीके के जो ऐसे मेटल्स हैं जिनकी वैल्यू काफी अच्छी खासी होती है। दोज मेटल्स कैन बी यू कैन से ऑब्टेन्ड। गोल्ड भी इनमें इनफैक्ट होता है। सो दे कंटेन हाई वैल्यू मेटल्स, हाई वैल्यू मेटल्स, दे कंटेन हाई वैल्यू मेटल्स लाइक कॉपर है या गोल्ड है, कॉपर है या गोल्ड है या निकिल है या कोबाल्ट है, एसेट्रा, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। टाइटेनियम, स्टील, और भी लिख दे रहा हूं, टाइटेनियम, टाइटेनियम, स्टील, एसेट्रा, ठीक है। तो इससे तो एक ये फायदा हो गया, प्लस दे कैन इजिली बी डिसमेंटल्ड एंड दियर कंपोनेंट्स कैन बी रिसाइकल्ड। आसानी से इनको डिसमेंटल कर सकते हो और इनके कंपोनेंट्स को रिसाइकिल कर सकते हो। सो they can easily be dismantled and the components can be recycled, and the components can be recycled, and the components can be recycled. Then earth metals, जो मेटल्स हैं उनकी भी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। मेटल्स जैसे स्टील, कॉपर, जिंक, सिल्वर, एक्सेट्रा। स्टील, कॉपर, जिंक, सिल्वर, एसेट्रा, मेटल्स की तो रिसाइकलिंग आसानी से की ही जा सकती है। सो स्क्रैप मेटल हैज अ हाई मार्केट वैल्यू। जो स्क्रैप मेटल होता है उसकी भी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है। स्क्रैप मेटल हैज अ हाई मार्केट वैल्यू, मतलब क्यों बता रहा हूं मैं, ये फेंकने से अच्छा है आप इसको बेच दो, कबाड़ी को बेच दो, उससे आपको पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। हैज हाई मार्केट वैल्यू, हैज हाई मार्केट वैल्यू, स्पेशली स्पेशली जो स्टील है या कॉपर है या सिल्वर है, स्पेशली स्टील, कॉपर एंड सिल्वर, इनकी स्क्रैप वैल्यू भी अच्छी खासी है, मतलब आपको कबाड़ बेचने में भी काफी पैसा मिल जाएगा। देन दे कैन बी रिसाइकल्ड इनडेफिनेटली, बार बार आप इनको रिसाइकिल कर सकते हो। दे कैन बी दे कैन बी रिसाइकल्ड इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली, इनको भी आप इनडेफिनेटली रिसाइकल कर सकते हो। दे कैन बी रिसाइकल्ड इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली इनकी रिसाइकलिंग की जा सकती है, मतलब बार बार इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज थर्माकोल एंड स्टाइरोफोम, थर्माकोल एंड स्टाइरोफोम, थर्माकोल एंड स्टाइरोफोम।
सो कैन बी प्रोसेस्ड टू रिकवर फ्यूल एंड एनी अदर बाई प्रोडक्ट्स। जो थर्माकोल है, स्टायरोफोम है, इनको हम प्रोसेस कर सकते हैं फ्यूल को रिकवर करने के लिए या फिर और प्रोडक्ट्स के लिए। सो दे कैन बी प्रोसेस्ड टू रिकवर, दे कैन बी प्रोसेस्ड टू रिकवर, they can be processed to recover fuel and any other byproducts, fuel and any other byproducts। पीछे इंसिनरेशन में भी इसको हमने डिस्कस किया है। and any other byproducts, and any other byproducts then again can be converted into new thermocol products very easily, they can be converted into new thermocol products, into new thermocol products very easily, into new thermocol products very easily। बहुत आसानी से इनको नए थर्माकोल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। कैन बी पाउडर्ड एंड मेड इनटू शीट्स विच कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इनको पाउडर बना के शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और उस शीट को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं हम। तो कैन बी पाउडर्ड and converted into sheets, and converted into sheets which can be used in the construction industry, can be used in construction industry में आप इसको यूज कर सकते हैं। so they can be converted into powders and then converted into sheets and which can be used in construction industry। यहां पे एक नोट लिख दे रहा हूं मैं। नोट क्या है कि थर्माकोल होता क्या है। तो थर्माकोल इज मेड फ्रॉम पॉलीस्टाइरीन, बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। थर्माकोल is made from polystyrene, basically it is an organic compound। ठीक है। दिस इज ऑल फॉर दिस 3R प्रिंसिपल। काफी सारे ये छोटे से टॉपिक था, पर इससे क्वेश्चंस जो भी आ सकते हैं वो हमने डिस्कस कर दिया। एक बार मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूं बिफोर एंडिंग दिस सेशन, ताकि आपको चीजें फिर से क्लियर कट समझ आ जाए। 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट में 3 R's क्या है। सो वन इज रिड्यूस, देन रीयूज एंड रिसाइकल। ये मोस्ट प्रिफर्ड है। चाहते हो आप कम से कम वेस्ट जनरेट हो, फिर जनरेट हो गया है तो रीयूज कर लो, रीयूज नहीं कर पा रहे हो तो रिसाइकल कर लो। सो दिस विल बी द मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन एंड दिस विल बी द लीस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन अमंग ऑल दीज 3 R's। फिर यहां पे मैंने बोला इसका ये सिंबल होता है इस तरीके के, आपने सिंबल्स देखे होंगे कई तरीके के प्रोडक्ट्स पे। दिस मींस कि दे आर, यू कैन से recycled products, या they are being you can say under 3R principle, they are recycled या फिर they are following this 3R rules। दूसरा क्या है, रिड्यूस मतलब सॉरी, फिर इसको डिफाइन किया मैंने। रिड्यूस क्या होता है कि बाय ओनली व्हाट यू नीड बिकॉज अ बेटर वे टू रिड्यूस द वेस्ट इज टू क्रिएट इट, टू नॉट क्रिएट इट इन द फर्स्ट प्लेस। बोला गया कि बाई उतना ही करो जितना आपको जरूरत है, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है वेस्ट को रिड्यूस करने का कि वेस्ट आप क्रिएट ही नहीं करो। फिर रीयूज का क्या मतलब है कि इफ यू हैव एक्वायर्ड गुड्स ट्राई गेटिंग यूज्ड वंस, या फिर सब्स्टिट्यूट ऑब्टेन करो। और रिसाइकल का क्या मतलब है, व्हेन यू हैव डिस्कार्डेड वेस्ट ट्राई टू फाइंड वेज टू रिसाइकल इट रादर देन लेटिंग इट गो फॉर फाइनल डिस्पोजल। और फिर लिखा कि रिड्यूस क्या होता है। सो रिड्यूसिंग द अमाउंट यू बाई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल ऑप्शंस। रिड्यूसिंग द वेस्ट, जो देखो ये मैंने पहले शॉर्ट में डिफाइन किया, ये मैंने पहले एक एक लाइन में शॉर्ट में डिफाइन किया, फिर इनकी डिटेल्स और गाइडलाइंस के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां पे फिर डिटेल में डिस्कस किया। पहले रिड्यूस की हमने डिटेल डिस्कस की कि रिड्यूसिंग का क्या मतलब है, फिर जो ईपीए है वो क्या बोलता है, कितना समय लगता है डिकम्पोज करने में, ऑल दीज थिंग्स इस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर ईपीए क्या बोलता है कि कैसे आप चीजों को रिड्यूस कर सकते हो, तो जो 4 स्टेप एजेंडा है उसकी बात की। 4 स्टेप एजेंडा में क्या है कि वही आइटम आप परचेज करो जिसकी आपको जरूरत है, ना कि जो आप चाहते हो। शॉप फॉर हाई क्वालिटी गुड्स, यूज मिनिमम पैकेजिंग एंड बाई लोकल। फिर उसके बाद रीयूज की बात किया गया। रीयूज मतलब आप किसी एक्शन से अपने प्रोडक्ट को रीयूज कर ले रहे हो, या तो इसके ओरिजिनल पर्पज के लिए या फिर इसका पर्पज चेंज करके, जैसे वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा। 2 तरीके के रीयूज होते हैं। कन्वेंशनल प्रोसेस होती है जिसमें जिस पर्पज के लिए ये प्रोडक्ट था उसी पर्पज के लिए आप रीयूज कर रहे हो। दूसरा क्रिएटिव यूज या रिपर्पजिंग बोलते हैं, जिसमें आप इसको रीयूज तो कर रहे हो
पर रीयूज करने में इसका पर्पज चेंज कर दे रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी यूज करके आप इसको ओरिजिनल पर्पज नहीं बल्कि किसी और पर्पज के लिए रीयूज कर रहे हो। फिर बोला कि देखो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से कि वो कौन सा मेथड है जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन अर्ज ऑफ यू कैन से क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद ईपीए जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं फॉर रीयूज, तो वो बातें की गई यहाँ पे। ईपीए क्या क्या रिकमेंडेशन देता है कि कंटेनर्स, ये कुछ 5-6 पॉइंट्स थे, ये हमने डिस्कस किया डिटेल में, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर दिस रीयूज रिसाइकलिंग की बात की कि रिसाइकलिंग क्या प्रोसेस होती है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल को इनटू न्यू मटेरियल या न्यू ऑब्जेक्ट में। और जो रिसाइकलेबिलिटी होती है मटेरियल की वो इस चीज पर निर्भर करती है कि इसमें कितनी एबिलिटी है कि अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को फिर से ऑब्टेन कर ले, एंड इट कैन सेव मटेरियल एज वेल एज लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। बेनिफिट्स क्या है, रिसाइकलिंग क्रिएट्स जॉब, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव डिस्पोजल ऑप्शन, रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड कन्वर्ट्स कंजर्व्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। फिर रिसाइकलिंग की और बात की कि रिसाइकलिंग बेनिफिट्स क्या है अलग अलग मटेरियल के, जैसे अल्युमिनियम का क्या बेनिफिट है, हाई मार्केट वैल्यू है, इजीली रिसाइकिल हो सकती है मेल्टिंग करके, इनडेफिनेटली आप इसको रिसाइकिल कर सकते हो और काफी कम एनर्जी लगती है इन कंपैरिजन टू यू कैन से एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश अल्युमिनियम फ्रॉम द अर्थ। बैटरीज की रिसाइकलिंग कर सकते हो, जो इसमें वैल्यूएबल मेटल्स हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट एक्सेट्रा, इनको आप यहां से रिकवर कर सकते हो। इससे भी आप इन्वायरमेंट में जो हैवी मेटल का पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन को कुछ एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकते हो, उसकी रिकवरी कर सकते हो। देन ग्लास, ग्लास मॉडरेट मार्केट वैल्यू होती है और इसको प्रैक्टिकली मेल्ट करके किसी भी फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। रिसाइकलिंग जो ग्लास है वो फिर से एनर्जी सेव करता है क्योंकि नया ग्लास बनाने में नए रॉ मटेरियल से ज्यादा एनर्जी लगती है, एंड इट कैन बी रिसाइकल्ड इंडेफिनेटली। फिर पेपर एंड कार्डबोर्ड की बात की गई, इजीली रिसाइकलेबल है। पेपर फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर रिक्वायर्स लेस एनर्जी, रिसाइकल्ड पेपर से पेपर बनाना एनर्जी एफिशिएंट है नया पेपर बनाने के कंपैरिजन में, प्लस फॉरेस्ट की भी कुछ प्रोटेक्शन कर रहे हो, कंजर्वेशन कर रहे हो। फिर पीईटी, पॉलीइथाइलिन, टेरिफेलेट्स या टेरिथैलेट्स जिसको बोलते हैं, दे कैन बी रिसाइकल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। अदर प्लास्टिक्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, पेट के कंपैरिजन में ये वैल्यू आपको नहीं देंगे लेकिन फिर भी फायदा तो होगा ही, कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे और कुछ ना कुछ बोल सकते हो कि वेस्ट डिस्पोजल और वेस्ट यू कैन से ट्रीटमेंट में भी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। वैल्यू डिपेंड करेगा कि कैसे आप रिसाइकिल कर रहे हो और क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की भी आप रिसाइकलिंग कर सकते हो क्योंकि इसमें हाई वैल्यू मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, निकेल, कोबाल्ट, टाइटेनियम, स्टील एक्सेट्रा, एंड दे कैन बी इजीली डिसमेल्टेड एंड यू कैन से द कंपोनेंट्स कैन बी रिसाइकल्ड। आसानी से इनको डिसमेंटल कर सकते हो और इनके कंपोनेंट्स को रिसाइकिल कर सकते हो। फिर मेटल्स की बात की गई जैसे स्टील, कॉपर, जिंक, सिल्वर एक्सेट्रा। स्क्रैप मेटल जो होते हैं इनकी मार्केट वैल्यू अच्छी खासी होती है, मतलब इनको फेंकने से ज्यादा बेनिफिशियल ये है कि आप इनको बेच दो किसी कबाड़ी वाले को, इससे आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, एंड दे कैन बी रिसाइकल्ड इनडेफिनेटली, इनको बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है। फिर थर्माकोल एंड स्टाइरोफोम की बात की गई, सो दे कैन बी प्रोसेस टू रिकवर फ्यूल, इनको प्रोसेस करके इनसे फ्यूल रिकवर कर सकते हैं या फिर एनी अदर बाई प्रोडक्ट हम रिकवर कर सकते हैं। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू थर्माकोल प्रोडक्ट्स वेरी इजीली, बहुत आसानी से नए थर्माकोल प्रोडक्ट में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। दे कैन बी पाउडर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू शीट्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और फिर लास्ट में लिखा कि थर्माकोल किससे बनाते हैं, सो पॉलीस्टाइरीन से बनाते हैं व्हिच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। छोटा सा टॉपिक था, 1-1.5 घंटे में हमने इसको डिस्कस किया। इससे जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं अब वो आप आसानी से कर सकते हो और आपको एग्जैक्टली समझ आ गया है कि 3 आवर्स का क्या मतलब है और ईपीए किस तरीके से 3 आवर्स को बढ़ावा देता है, क्या क्या गाइडलाइंस देता है। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।